जय हिंद और नमस्कार साथियों। ग्रोथ फाउंड एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ फाउंड यूपीएससी पर मैं ध्रुव जैनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है, इस विशेष श्रृंखला के तहत हम लोग महत्वपूर्ण कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं। यह पूरी श्रृंखला इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है। बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड, फाइनली डिजाइन ये पुस्तिका है। हालांकि अब यह पुस्तिका में जो कानूनों की चर्चा की गई है वो चर्चा यहाँ पूर्ण हो चुकी है। हमारे पूर्व के लेक्चर में, यानी कि राइट फ्रॉम लेक्चर 1 to 102nd लेक्चर, हमने इन कानूनों की चर्चा करी है। अलग अलग क्षेत्रों के यह कानून थे जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अब यहाँ से 4 से 5 लेक्चर्स ऐसे रहेंगे जो हमें वैल्यू एडेड मटेरियल में मिले हैं इस पुस्तिका की खरीदी में। यह पुस्तिका यहाँ हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भी उपलब्ध है। इसके साथ हमें सॉफ्ट कॉपी में कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल मिला है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कानून है एवं कुछ बिल्स भी है जो आने वाले समय में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं, या कुछ ऐसे बिल्स है जो फिलहाल पार्लियामेंट के कंसिडरेशन में है। तो ऐसे कानूनों के ऊपर चर्चा भी जरूरी है, ऐसे कानूनों के ऊपर ज्ञान भी जरूरी है, चाहे संधि सेवा की दृष्टि से हो, चाहे वो कोई भी कानूनी परीक्षा की या कोई भी न्यायिक परीक्षा की दृष्टि से हो। तो अब यहाँ इस 103वें उपाख्यान से हम लोग एक और कानून को देखेंगे, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, यानी कि जो न्यायिक सेवा है उसका जो प्राधिकरण है उसके स्थापना की यहाँ बात की गई है। इसका मूलभूत उद्देश्य है भारत में गरीबों तक न्याय को पहुंचाना, क्योंकि जैसे हमें मालूम है भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत ही विषम है एवं हमारा विस्तार है वो भी खासा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, प्लस हमारी आबादी जो है वो भी बहुत ही बड़ी है। और इस आबादी में जो आर्थिक असमानता है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में होता यह है कि जो लोअर स्टेटा के, जो लोअर इनकम ग्रुप के जो समुदाय है, जो लोग हैं, जो नागरिक है भारत के, वो आमतौर पे न्यायिक सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते। उनको न्याय नहीं मिल सकता क्योंकि वे लीगल सर्विसेज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आज अगर देखें तो जो एडवोकेट की जो फीस होती है, जो अन्य जो खर्च होते हैं, वही उनके द्वारा अफोर्ड नहीं किए जा सकता। ऐसे में वो न्याय से वंचित रहते हैं। तो यहाँ सरकार के द्वारा ऐसे लोग, ऐसे समुदाय, ऐसा पूरा समाज जो है वो न्याय से वंचित ना रहे। समाज के निम्न से निम्न जो स्टेटा में जो लोग बसते हैं, आई समुदाय के हिसाब से, इनकम ग्रुप के हिसाब से, उनको भी न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था यहाँ सरकार के द्वारा की गई है इस कानून की मदद से। यह कानून 1987 में आया और देखेंगे सेम मोडस ऑपरेंडी से। सबसे प्रथम इसके परिचय के बारे में, फिर इसकी पृष्ठभूमि, फिर इसके उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधान, और अंततः अगर इसमें कोई अमेंडमेंट किया हुआ है, कोई संशोधन है तो उसको, अन्यथा हम इसके क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना एवं इसके महत्व को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। इंट्रोडक्शन से 4 बिंदु है और जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू ऑल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु आर अनेबल टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। यस, जो न्यायिक तंत्र का, जो हमारी न्यायपालिका का खर्च वहन नहीं कर पाया या जो वहन नहीं कर पाए ऐसे लोग हैं, ऐसे जो समुदाय है, ऐसी जातियां जो है पूरे समाज में, उनको यहाँ फ्री जो है न्यायिक सेवाएं देना, ऐसा यहाँ इसका सबसे प्रथम बिंदु हमें कहता है। फ्री एंड कॉम्पिटेंट, और फ्री यानी कि मुफ्त, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी कॉम्पिटेंट। ठीक है, आउटडेटेड सर्विसेज का किया काम। तो ऐसे में यहाँ फ्री एंड कॉम्पिटेंट ये शब्द के ऊपर हमें भार देना है, और ऐसी सर्विसेज सरकार के द्वारा उसके जो दुरुस्त नागरिक है आर्थिक दृष्टि से, उनको देने का प्रयास यहाँ किया गया है। दूसरा बिंदु कहता है, एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एट 3 लेवल्स। यस, इट इज अ 3 टायर सिस्टम। 3 टायर है, यानी कि त्रिस्तरीय हम लोग इसे कह सकते हैं, जिनमें नेशनल लेवल, केंद्रीय, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, फिर से हम लोग यहाँ के पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें यहाँ नीचे एकदम डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ स्टेट, एंड एट द एपेक्स देयर इज सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ यह पूरा जो तंत्र है वो प्रस्थापित किया गया है इस कानून से। ऑल्सो वेरियस कमिटीज एट द कोर्ट लेवल टू फुलफिल द अबव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, और काफ़ी सारी कमिटी, काफ़ी सारी समितियों का भी निर्माण किया गया है अलग अलग अदालती स्तर पर, जिनकी बदौलत इस कानून के द्वारा जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके ऊपर कार्य हो सके, उनके ऊपर काम किया जा सके। चौथा बिंदु कहता है, एंड ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 39A of the Constitution of India, wherein the state is imposed with a duty to provide free and legal aid to citizen। अब आर्टिकल 39A है, यानी कि
36 और 51 के बीच में है, 36 और 51 के बीच में है, यानी कि यह डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यह राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिनमें से एक जो धारा है जो पीछे से जुड़ी गई है, क्योंकि यहाँ पीछे अल्फाबेट आया तो आमतौर पे कोई भी लॉ हो, कोई भी संविधान हो, इसमें अगर धाराओं के बाद अल्फाबेट्स आते हैं तो वो जो है प्रोबेबली पीछे से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ 39A भी पीछे से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है, सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई अपने राज्य में, यानी कि अपने राष्ट्र में, देश में रहने वाले जो नागरिक है, उनमें जो आर्थिक दृष्टि से दुरुस्त है, आर्थिक दृष्टि से जो वीकर है, दुर्बल है, उनको मुफ्त में फ्री एंड कॉम्पिटेंट सेवाएं जो है वो देनी आवश्यक है। मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण न्यायिक सेवाएं देनी आवश्यक है। अब यह डीपीएसपी में है, ठीक है, और हमें मालूम है कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इस डीपीएसपी का पालन नहीं करवा सकते। सपोज इन केस कोई भी जो है, आप समझ लीजिए कि इसी आर्टिकल को हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं 39A को। अब देखिए 1987 में यह कानून आया। अब 1987 के पहले यह व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ कोई भी नागरिक याचिका करके इसके पालन का अनुरोध नहीं कर सकता कोर्ट में, ठीक है, बिकॉज दे आर अनजस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल एज लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज आर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स जो है हम उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं वेन एवर दे आर वायोलेटेड या इन केस ऑफ वायोलेशन। तो यहाँ ये बात हमें नोंद लेनी है। मगर सरकार ने सामने से ही अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एवं एक सामाजिक समानता को प्रमोट करने के लिए, उसको एक जो है एक समाज में जगह देने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया है सामने से। अदरवाइज वी कैन नॉट क्वेश्चन गवर्नमेंट फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो ये बात हमें ध्यान रहे। अब पृष्ठभूमि की बात करें, इसके परिचय के बारे में, तो फिर से 3-4 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1952 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, तो ये आइडिया जो है वो कोई नया नहीं है, मगर स्वतंत्रता हासिल करने के तुरंत बाद, यानी कि सबसे प्रथम सरकार बनने के बाद, हमने मालूम है कि हमारे जो जनरल इलेक्शंस थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया वेर हेल्ड इन द ईयर 1951-52। तो यहाँ नई जो रची हुई सरकार है, जिसकी रचना हुई है, उसने सबसे प्रथम इस मुफ्त न्यायिक सेवाओं की बात की थी। आफ्टर विच द इश्यू वाज डिस्कस्ड प्राइमरीली एट वेरियस कॉन्फ्रेंसेस बाय लॉ मिनिस्टर एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। यस, उसके पश्चात यह मुद्दा जो है वो भारत के अलग अलग राज्यों के जो लॉ मंत्री हैं उनके बीच में जो है ये चर्चित रहा। साथ ही में लॉ कमीशन ने भी अपना कंसिडरेशन में लिया। लॉ कमीशन ने भी देखा कि भाई क्या भारत में सचमुच में फ्री लीगल जो है कॉम्पिटेंट सर्विसेज की ज़रूरत है या नहीं है। फिर दूसरा बिंदु यहाँ कहता है कि बट फर्स्ट द कॉन्क्रीट आइडिया वाज गिवन बाय जस्टिस पीएन भगवती अंडर द लीगल एड कमेटी फॉर्म्ड इन 1971। यस, तो ये एक विचार मात्र था 1952 में, मगर इसको ऑर्गेनाइज्ड रूप से अगर किसी ने प्रेजेंट किया है, या अगर किसी को हमें फ्री लीगल सर्विसेज का जनक गिनना हो, तो हम जस्टिस पीएन भगवती को गिन सकते हैं। ये पूरा श्रेय पीएन भगवती को मिलता है। उन्होंने सबसे प्रथम बार इसकी हिमायत की थी अंडर द लीगल एड कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1971। यस, जब लीगल एड कमेटी सरकार ने बनाई, क्योंकि यह विचार चल रहा था, फिर 10, 15, 20 वर्षों के बाद सरकार उसके ऊपर जो है हरकत में आई और उन्होंने एक समिति का निर्माण किया और बताया कि देखिए, आप भारत का पूरा सामाजिक ढांचा देखिए, भारत की पूरी न्याय तंत्र की व्यवस्था देखिए, न्याय तंत्र का खर्च देखिए, सामने आय देखिए लोगों की, नागरिकों की, और हमें एक विस्तृत अहवाल प्रस्तुत कीजिए कि क्या भारत में यह ज़रूरत है या नहीं है, ऐसी मुफ्त जो है न्यायिक सेवाएं प्रदान करने की ज़रूरत है या नहीं है। और इस कमेटी ने पॉजिटिवली कहा कि भाई यस, भारत में इसकी ज़रूरत बिल्कुल है। फाइनली इन 1980 a committee for implementing legal aid scheme was constituted under the chairmanship of Justice Bhagwati. Objective of the committee was to oversee and supervise the various ongoing legal aid programs in the country. Yes, तो फिर जब रिपोर्ट कमेटी की आई, which was रिसर्च कमेटी, ठीक है, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर एक पॉजिटिविटी दिखाई कि भाई यस, जरूर है,
ठीक है, तो तुरंत सरकार ने वर्ष 1980 में फिर से पीएन भगवती की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया, उसकी रचना की और उसे लीगल एड स्कीम को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सौंप दी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी वाज टू ओवरसी एंड सुपरवाइज द ऑनगोइंग, यस, फिलहाल जो देश में चल रहा था पूरा जो तंत्र, जो ढांचा, उसको उसका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी इस कमेटी को मिली, उसका निरीक्षण करने की एवं उस पूरी प्रैक्टिस को सुपरवाइज करने की, यानी कि उसकी देखरेख रखने की जिम्मेदारी यहाँ इस कमेटी को मिली, जो कि 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी पीएन भगवती की अध्यक्षता में। ठीक है, अब मेजर टर्निंग पॉइंट वाज टू इंट्रोडक्शन ऑफ लोक अदालत्स in the country, which led to the drafting of Legal Services Authority in 1987 to provide a statutory recognition and uniform pattern to the legal aid in the country. Yes, legal aid यानी कि न्यायिक सहाय या कानूनी सहाय कह लीजिए, न्यायिक सहाय। ठीक है, लोक अदालत का जो निर्माण है वो यहाँ लीगल एड सर्विसेज के ढांचे के जो है एक प्रमुख कारकों में से एक है। इनफैक्ट वही एक प्रमुख कारक है। लोक अदालत का सृजन अपने आप में उसने नेशनल इस लीगल एड प्रोग्राम को आमंत्रित किया भारत में। ठीक है, जो यहाँ लिखित है। लोक अदालत बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है। फिर आखिरी में ऑलमोस्ट 8 years आफ्टर, in 1995, the act was enforced but with certain amendments, primarily due to efforts of Justice R.N. Mishra, the then Chief Justice of India. Yes, मगर फिर भी इस कानून के बनने के बावजूद भी, इस कानून के पारित होने के बावजूद भी, फिर भी कुछ कारणों की वजह से यह कानून का अमलीकरण जो है वो नहीं हो पा रहा था। मगर यहाँ जैसे बताया गया है, R.N. मिश्रा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वर्ष 1995 के आजू बाजू या 1990 के दशक में कह लीजिए, और उनकी अथाग परिश्रम से, उनकी अथाग मेहनत से इस कानून को यहाँ लागू किया गया। ठीक है, और आज भारत के सभी नागरिकों को, सभी वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है। सो दिस इज हाउ द एक्ट केम इनटू फोर्स। ये बात रही बैकग्राउंड की। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसके उद्देश्य, द एक्ट वाज एनेक्टेड विथ 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, आई एम सॉरी, 2 मुख्य उद्देश्य थे। देखते हैं। सबसे प्रथम, टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू एंश्योर दैट नो वन लूजेस एक्सेस टू जस्टिस। सभी को न्याय तक पहुंच मिले, न्याय तक पहुंचने में कोई भी नागरिक को कोई भी बाधा ना आए, आर्थिक बाधा भी ना आए, ड्यू टू इकोनॉमिक और एनी अदर रीजन या एनी अदर डिसेबिलिटी। द फ्री लीगल एड वाज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। यस, तो यह जो मुफ्त में न्यायिक सेवाएं है वो इस न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा दी जानी थी, जो इस कानून ने स्थापित। कंडक्ट लोक अदालत्स that ensure the justice is accorded equally to all and no one is denied the opportunity of presenting one's case to an opportunity forum। यानी कि यहाँ जो लोक अदालत है उसका जो रोल है वो यहाँ क्रूशियल रहेगा, क्रूशियल रोल, क्योंकि अपने आप में लोक अदालत जो है वो फ्री एक्सेस देंगे, लोगों को न्याय तक पहुंच देंगे। जो लोग डिस्ट्रिक्ट अदालत, तालुका अदालत या जुडिशरी के कोई भी स्तर का खर्च हो वो सह नहीं सकते, वो यहाँ लोक अदालत में आ सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। तो यहाँ यही विचार से आगे चलकर मुफ्त में न्यायिक सेवाएं प्रदान करने का जो सिद्धांत है वो प्रबल हुआ, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात है। प्रमुख यहाँ जो प्रावधान है इस कानून में किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रथम शुरुआत की गई है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण से। इस कानून ने यह प्राधिकरण की स्थापना की। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच हैज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज इट्स पैट्रन इन चीफ, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वे इसके अध्यक्ष होंगे और एक्स ऑफिशियो होंगे। ठीक है, इस पद की दृष्टि से होंगे, जो भी इस पद के ऊपर आएगा वो इसके अध्यक्ष रह जाएंगे और उन्हें पैट्रन इन चीफ का एक ओहदा जो है वो दिया गया है। Along with him, a retired judge of the Supreme Court, nominated by President in consultation with the Chief Justice of India, shall act as executive chairman. Yes, और उनके साथ एक सुप्रीम कोर्ट के, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होंगे जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि जो पूरा कार्यभार है वो उनके द्वारा ही जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, और वे
प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दोनों के कंसल्टेशन से उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमें समझनी होती है। फिर अदर मेंबर्स, स्टाफ, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा आर ऑल्सो बी अपॉइंटेड एट द अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। तो अल्टीमेट पावर जो है वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके पास रहेगा। आई मीन चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, चाहे वो सर्विस कंडीशंस का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय नालसा, यानी कि इस अथॉरिटी के द्वारा जो कुछ कार्य किए जाने वाले हैं उसकी सूची है हमारे पास है, एक के बाद एक देखते चले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम पॉलिसीज, यानी कि नीति निर्माण का कार्य, एंड प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग लीगल सर्विस अवेलेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यस, तो ऐसी नीति और ऐसे प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना जो मुफ्त में न्यायिक सेवाओं को पहुंचा सके जो है भारत की आबादी तक। फिर इट ऑल्सो फ्रेम्स स्कीम दैट आर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल टू मेक लीगल सर्विस अवेलेबल एज पर द एक्ट। यस, इस कानून के तहत न्यायिक सेवाओं को जो है बहुत ही कम दामों में कैसे पहुंचाया जाए लोगों तक, सामान्य नागरिक तक, उससे संबंधी नीतियों का निर्माण भी यहाँ, उससे संबंधी जो है योजनाओं का निर्माण भी यहाँ इस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये बात रही दूसरी, टू फ्रेम स्कीम्स दैट आर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल टू मेक लीगल सर्विस अवेलेबल एज पर द एक्ट। तीसरा बिंदु, द फंड्स allocated टू द अथॉरिटी आर टू बी यूटिलाइज्ड एडिक्वेटली एंड इट हैज द फंक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट देम अप्रोप्रिएटली बिटवीन स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। यस, तो यहाँ जो नालसा है उसको सरकार के द्वारा फंड मिला, यह सेंट्रल गवर्नमेंट है, यह नालसा है, नालसा को फंड मिला, नेशनल अथॉरिटी है लीगल सर्विसेज के लिए। अब नालसा को यह फंड जो है वो अच्छी तरीके से, पहले तो ये देखना है कि ये एडिक्वेटली यूटिलाइज हो, यानी कि ऑप्टिममली इसका उपयोग हो सके, इस फंड का, इसमें से दुरुपयोग ना हो और इसका ऑप्टिममली यूटिलाइजेशन हो। प्लस नालसा को यहाँ यह फंड को दो इकाइयों में बांटना है, जिनमें एक है स्टेट, एक है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तब जाकर यहाँ सभी स्तरों पर इस कानून का क्रियान्वयन अच्छा हो सकेगा, कानून का अमलीकरण जो है वो अच्छा हो सकेगा। फिर इट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट वेरियस लीगल एड कैंप्स इन प्लेस वेयर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कुड बी एजुकेटेड अबाउट द राइट्स एंड एट द सेम टाइम डिस्प्यूट सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत्स इज एनकरेज्ड। यस, साथ ही में यहाँ अवेयरनेस कैंपेन के रूप में ऐसा कैंप्स, ऐसी वर्कशॉप्स का निर्माण किया जाता है जहाँ वीकर सेक्शंस को, उस समुदाय को बताया जाता है कि आपके अधिकार क्या है। आपके अधिकार है कि आप न्याय तक पहुँच सकते हैं, आपको सरकार के द्वारा मुफ्त में न्यायिक सेवाएं भी मिलती है, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती है, उनको प्रबुद्ध किया जाता है या प्रबुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही में लोक अदालत से जो है समाधान करने की जो राह है वो भी दिखाई जाती है, ताकि हमारी जो मेन स्ट्रीम जुडिशरी है उनके ऊपर बोझ ना बढ़े और लोक अदालत के जरिए जो डिस्प्यूट्स है, जो मैटर्स है, उनका सेटलमेंट किया जा सके। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो भी इस अथॉरिटी के द्वारा चलाया जाता है। फिर अथॉरिटी शुड एनकरेज वेरियस अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लीगल सर्विस। यस, तो यहाँ ये भी है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर भी यहाँ अथॉरिटी कार्य करती है, अथॉरिटी देखती है, और लीगल सर्विसेज में फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप उसे भी एक्सप्लोर करने का दायित्व इस कानून ने नेशनल जो है लीगल अथॉरिटी जो पूरी की पूरी सेंट्रल लेवल पर कार्य करती है उनको दिया है। तो ये बात हमें यहाँ नोंद लेनी है। एंड लास्टली, मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस एजेंट्स ऑफ लीगल एड लाइक द स्टेट, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुका लेवल सर्विस कमिटीज एंड अदर सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना है। फिर दूसरा बिंदु है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर एक लीगल सर्विसेज कमेटी का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ एक मैकेनिज्म का तो निर्माण किया ही गया 3 स्तर पर। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ सेंटर है, तो यहाँ नालसा है। यह बात तो एग्जीक्यूशन की रही, मगर डिफरेंट कोर्ट लेवल्स के ऊपर भी कमिटियों की रचना की गई है, जो हमने देखा था। कमिटीज, वेरियस कमिटीज यहाँ लिखना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में एक है सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर बनी हुई लीगल एड सर्विस कमेटी या लीगल सर्विस कमेटी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बाय नालसा। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिटिंग जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एज इट्स चेयरमैन। यस, any of the sitting judge of Supreme Court as its chairman, there are 30 judges. ठीक है, +1 which means chief justice, तो कुल 30 में से
कोई भी एक जज जो है वो यहाँ इसका चेयरमैन होने की काबिलियत या क्षमता रखता है। Along with him, other members and secretary to the committee is also appointed by the Chief Justice of India on prescription of the central government. Yes, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस दोनों के कंसल्टेशन से यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट लेवल की लीगल सर्विस कमेटी के अन्य मेंबर्स को, अन्य सभ्यों को चुना जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो ये बात रही सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी की। तीसरे स्तर पर है स्टेट लीगल सर्विस कमेटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप समझ लीजिए जैसे हमने नालसा देखा था, ठीक है, वो नेशनल लेवल पर था, ये स्टेट लेवल पर है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग ऐसी जो अथॉरिटीज है। द स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस अ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर द एक्ट विच कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज इट्स पैट्रन इन चीफ। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो उस रेस्पेक्टिव राज्य की इस लीगल सर्विस कमेटी के या अथॉरिटी के हेड रहेंगे। सर्विंग और रिटायरिंग जज ऑफ हाई कोर्ट विल सर्व एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। यस, तो सेम ढांचा है जो हमने वहां नेशनल में देखा था, ठीक है, सेम ढांचा है। यहाँ भी एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेगा जो या तो रिटायर रहेगा या तो सिटिंग रहेगा, और वो जो है उस स्टेट के चीफ जस्टिस एवं गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके उसका चयन किया जाएगा, उसको अपॉइंट किया जाएगा। अदर मेंबर्स एंड मेंबर सेक्रेटरी आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी and the state government in consultation with the Chief Justice of High Court. The major function of the state authority is to implement the directives and the policies of the central authority. The major function of the state authority is to implement the directives and policies of the central authority. यानी कि जो नालसा कहेगा, नालसा जो नीति निर्माण करेगा, जैसे हमने देखा था कि उसका फंक्शन था टू फ्रेम पॉलिसीज, टू फ्रेम स्कीम्स, टू क्रिएट अवेयरनेस, तो वो सारी चीज़ें जिस तरीके से चलेगी इन अकॉर्डेंस यहाँ स्टेट जो है या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो कार्य करेगी ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अदर फंक्शंस इंक्लूड प्रोवाइडिंग लीगल एड सर्विस टू एलिजिबल पर्सन, कंडक्टिंग लोक अदालत्स एंड अंडरटेक प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक लीगल एड प्रोग्राम। प्लस अब है हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बारी। सिमिलर टू सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटीज विल कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज फॉर द रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट्स। द हाईकोर्ट कमिटी विल इंक्लूड ए सिटिंग जज ऑफ द हाईकोर्ट एज इट्स चेयरमैन, अदर मेंबर्स एंड सेक्रेटरी। ये तो कुल मिलाकर सेम ढांचा रहता है ऐसे तंत्रों में, केंद्र पर और राज्यों पर। केंद्र में जिस तरीके से हायरार्की सेट की जाती है, जिस तरीके का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर यहाँ स्टेट लेवल अथॉरिटी में लाया जाता है, जो हम अलग अलग जो है अथॉरिटीज या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में देखते आए हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। फिर पांचवें बिंदु पर है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पर कार्य करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो फॉर्म्स अ लीगल सर्विस अथॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यस, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यह कमेटी का निर्माण कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी एज अ डिस्ट्रिक्ट जज एज इट्स चेयरमैन। यस, डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, उनके जो जज होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे, जो है एक्स ऑफिशियो। A secretary who is appointed by the state authority in consultation with the chairman and such other members. Yes, तो कुल मिलाकर यही ढांचा है जो हमें केंद्र में, राज्य में और जिला स्तर पर देखने को मिलता है। The district authority has to perform the functions that are delegated it by the state authority from time to time. Yes, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास यहाँ देखना है कि उसके पास कोई विवेक शक्ति नहीं है। जैसे यहाँ स्टेट के पास है, सेंट्रल के पास तो है ही है, इनफैक्ट ज़्यादा है। फिर उसके बाद स्टेट के पास है, सेंटर से थोड़ी कम है, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के पास कोई विवेक शक्ति नहीं है। उनको मात्र यही फंक्शंस, यही कार्य करने हैं जो स्टेट लीगल अथॉरिटी उन्हें डायरेक्ट करे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। उनके पास अन्य कोई जो है विवेक सत्ता नहीं है। इट ऑल्सो हैज द फंक्शन टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज बिटवीन द तालुक लेवल सर्विस कमिटीज एंड अदर लीगल सर्विसेज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड कंडक्ट लोक अदालत विद इन द डिस्ट्रिक्ट। यस, तो यहाँ एक है कि लोक अदालत जो है उसको यहाँ कंडक्ट करवाना, ये एक डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल सर्विस कमेटी का दायित्व है, उसका एक फंक्शन है। एवं तालुका लीगल सर्विस कमेटी और अन्य जो लीगल सर्विस कमिटीज है या लीगल सर्विसेज है जो कि कार्यरत है डिस्ट्रिक्ट में, उनका संकलन। तो ये दो मुख्य कार्य है जो कि यहाँ इनके द्वारा किए जाता है। अन्यथा सारी चीज़ें जो है वो स्टेट के द्वारा ही डायरेक्ट की जाती है। अब तालुका लेवल सर्विस कमिटीज जो कि तालुका या ब्लॉक लेवल पर आमतौर पर देखे जाते हैं। द स्टेट अथॉरिटी कंस्टिट्यूट्स अ लीगल सर्विस कमिटी एट तालुक और मंडल लेवल। ये इसे मंडल भी कहते हैं, तालुका या तालुक भी कहते हैं और ब्लॉक भी कहते हैं। दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ अ सीनियर सिविल जज दैट इज ऑपरेटिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमिटी एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सीनियर सिविल जज, ठीक है, नॉट क्रिमिनल, सिविल जज
जो कि उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएगा, एंड इट कैन अपॉइंट अदर मेंबर्स एज पर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। द कमिटी एट द तालुक लेवल हैज द फंक्शन टू कोऑर्डिनेट लीगल सर्विसेज एक्टिविटीज इन द तालुका लेवल, conduct लोक अदालत्स within the तालुक and perform functions directed to it by district authority। yes, तो यह परकोलेशन है, यह पूरा ढांचा है, इनमें से राइट फ्रॉम टॉप टू डाउन फंक्शंस जो है वो परकोलेट होते हैं, और इनमें सभी में लोक अदालत संबंधी जो फंक्शन है वो हमें यहाँ एक कॉमन देखने को मिल रहा है। अवेयरनेस क्रिएशन का जो कार्य है वो कॉमन देखने को मिल रहा है, लोगों को पहुँचाने का या लोगों तक ऐसा संदेश पहुँचाने का कि भाई आपको जो न्याय की सेवाएं है वो मिल सकती है, आप न्याय की सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, वो जो संदेश है वो फैलाने का काम आई थिंक सभी हायरार्की की कमिटियों को दिया गया है। अब 7वां बिंदु है क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज। क्या क्राइटेरिया है, क्या होना चाहिए, तो देखेंगे द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल टू रिसीव लीगल सर्विसेज अंडर द एक्ट। ये सभी को नहीं है, मगर कुछ ऐसे फ्रैक्शन है, कुछ ऐसे समुदाय है, विशेष समुदाय जिनको यह विशेषाधिकार मिले हैं, जो लीगल सर्विसेज का, मुफ्त लीगल सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। सबसे प्रथम है मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति पूरे भारत भर में इस सेवा का लाभ ले सकता है। दूसरा, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, तो यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो पीड़ित है या ह्यूमन स्लेवरी के जो पीड़ित है वे लोग भी लीगल सर्विसेज का जो लाभ है वो ले सकते हैं। तीसरा, ए वुमेन, चाइल्ड, मेंटली इल एंड अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि कोई भी महिला, कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसा मानसिक दृष्टि से दुरुस्त व्यक्ति, ठीक है, वे लीगल सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। मुफ्त लीगल सर्विसेज उनको सरकार के द्वारा दी जाएगी। फिर चौथी जो कंडीशन है, चौथी शर्त, वो कहती है एनी पर्सन हु इज अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अनसर्व्ड वांट लाइक द विक्टिम्स ऑफ ए मास डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटी, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर एक्सेट्रा। यस, तो यहाँ कुल मिलाकर कोई भी ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति है या ऐसे कोई जो है एथनिक वायलेंस, हिंसा के शिकारी कोई है, कोई पीड़ित है उनसे, उन सबको न्यायिक सेवाएं मुफ्त में मिल सकती है। फिर इंडस्ट्रियल वर्कमैन, कोई भी औद्योगिक कामदार हो, कोई भी औद्योगिक मजदूर हो, उनको लीगल सर्विसेज का लाभ मिल सकता है। ए पर्सन हु इज इन कस्टडी इन ए प्रोटेक्टिव होम as per the provisions of the Immoral Trafficking Prevention Act 1956, or a child in a juvenile home under the Juvenile Justice Act 1986, or a person in a psychiatric hospital as per the meanings of the clause in the Mental Health Act 1987। कुल मिलाकर यहाँ इन तीनों एक्ट में से जो, इन तीनों एक्ट के आधारित जो रिहैब में है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, ठीक है, उन सभी को यहाँ इस सेवा का लाभ मिलने पात्र है, उन सभी को यहाँ लीगल सर्विसेज का लाभ मिलेगा। और नेक्स्ट कंडीशन कहती है पर्सन हु अर्न्स लेस देन ₹9,000 एनुअली इफ द केस इज पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड ₹12,000 इफ द केस इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यस, तो यहाँ ये एक आय की एक पैरामीटर है, ठीक है, आय का, कि भाई कोई भी व्यक्ति की आय जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर अदर देन सुप्रीम कोर्ट है तो 9,000 से अगर कम आय है सालाना, ठीक है, तो यहाँ उनको इस सर्विस का लाभ मिल सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने केस पड़ा है तो उनकी आय जो है वो 12,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है, महत्तम 12,000 होनी चाहिए, तो उनको ये लाभ मिलने पात्र है सालाना। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी। फिर दूसरा बिंदु कहता है द अथॉरिटी बिफोर प्रोवाइडिंग लीगल एड हैज टू सेटिस्फाई दैट द कंसर्न्ड पर्सन हैज अ प्राइमा फेशिया केस टू डिफेंड और प्रोसिक्यूट। यस, तो यहाँ समझना पड़ेगा अथॉरिटी को बिफोर गिविंग इट्स सर्विसेज टू एनी ऑफ द एलिजिबल पर्सन विच वी हैव मेंशनड। तो पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ ये प्रोसिक्यूटर है या ये डिफेंड के जो है मोड में है। फिर 8वां बिंदु है लीगल एड फंड। The legal aid fund is created at national, state and district level to coordinate activities in the relation to legal aid services and perform the above stated function। Yes, तो यहाँ इन सारे functions का क्रियान्वयन करने के लिए फंड चाहिए, धनराशि चाहिए, जो यहाँ सरकार के द्वारा एलोकेट की जाती है तीनों स्तर पर, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानिक स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। फिर लोक अदालत, बहुत ही महत्वपूर्ण। द सर्विस अथॉरिटीज एंड कमिटीज हैव बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट लोक अदालत एट व्हाटएवर प्लेस, एरिया, टाइम एंड जुरिस्डिक्शन दे फाइंड इट अप्रोप्रिएट। यस, यहाँ
लोक अदालत एक ऐसी न्यायिक सुविधा है, एक ऐसी न्यायिक सेवा है जिसको शुरू करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई समय नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए, मगर जब जज चाहे तब वहाँ लोक अदालत का जो सेटअप है वो किया जा सकता है, लोक अदालत कंडक्ट की जा सकती है। एवरी लोक अदालत विल इंक्लूड सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन्स इन द एरिया दैट इज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी। यस, तो यहाँ इस अथॉरिटी के द्वारा जो स्पेसिफिकेशन किया गया है, जो स्पष्टीकरण किया गया है, उस हिसाब से यहाँ जो लोग हैं वे लोक अदालत को एग्जीक्यूट करेंगे, जिनमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी होंगे, ठीक है, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो सिटिंग हो, उनका भी यहाँ कंट्रीब्यूशन रहेगा ताकि जो पूरी प्रोसेस है वो न्यूट्रल रहे और जो है टाइमली रहे। फिर द लोक अदालत हैज बीन एम्पावर्ड टू अराइव एट द सेटलमेंट और कंप्राइज बिटवीन द पर्सन फॉर डिस्प्यूट दैट आर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और एनी अदर मैटर विच इज नॉट पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट बट फॉल्स विद इन इट्स जुरिडिक्शन। यस, तो लोक अदालत जो है उनको ऐसे मुद्दों को जो है सुनने का, उसके ऊपर अपना निर्णय देने का पावर या निर्णय देने की सत्ता दी गई है, जिनमें कोई भी ऐसा केस हो जो किसी कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हो, या कोई भी ऐसा केस हो जो अभी कोर्ट में गया ही नहीं हो, किसी भी किस्म का केस हो, वो यहाँ लोक अदालत जो है वो सुन सकती है, उसके ऊपर निर्णय कर सकती है। यानी कि मेन स्ट्रीम जुडिशरी जो है उसका कार्यभार यहाँ कम करने का प्रयास किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम जुडिशरी को स्पीडी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर द लोक अदालत कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ए केस व्हेन द पार्टीज एग्री टू मूव टू द लोक अदालत फॉर कॉम्प्रोमाइज व्हेन वन ऑफ द पार्टीज मेक एन एप्लीकेशन एंड द कोर्ट थिंक्स दैट देयर आर चांसेस ऑफ सेटलमेंट और द कोर्ट थिंक्स दैट अ स्पेसिफिक मैटर इज परफेक्ट फॉर लोक अदालत एंड हेंस रिफर द केस टू इट। यस, तो यहाँ जो लोक अदालत में कैसे मामला जो है वो पहुंचेगा, तो यहाँ दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि कोर्ट जो है वही लोक अदालत को रिफर करे कि भाई यस, ये जो मुद्दा है वो लोक अदालत के द्वारा इसके ऊपर अच्छा सा जो निर्णय लाया जा सकेगा, तो वो उनको रिफर कर सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि दोनों पार्टी जो है वो सामने बैठकर एग्री हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, और वे दोनों में से एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, और वो तो होना ही है, और ऐसे में वे लोक अदालत में जा सकते हैं और वहाँ से निर्णय ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे दो तीन रास्ते हैं जहाँ से कोई भी मुद्दा, कोई भी संघर्ष जो है वो लोक अदालत के दरवाजे पर पहुँच सकता है। ऑल्सो द लोक अदालत विल रिजोल्व एंड डिस्प्यूट एक्सपीडियसली, यानी कि त्वरित ही, एज पॉसिबल, एंड एंश्योर दैट द सेटलमेंट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले एंड अदर लीगल प्रिंसिपल्स। यस, तो यहाँ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले, इन सारे जो न्यायिक सिद्धांत है जो यहाँ आमतौर पर हमारी मेन स्ट्रीम जुडिशरी ध्यान में रखती है अपना निर्णय सुनाने के पहले, वही सारे निर्णयों का उपयोग करके वही मैकेनिज्म से यहाँ निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है। फ़र्क इतना है कि ये लोक अदालत है, इसके सेटअप के लिए कोई चीज़ें नहीं लगती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई टाइम नहीं, मगर जब चाहे तब इसका सेटलमेंट हो सकता है, जिससे न्याय की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेज हो सकती है। और इसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि जो संघर्ष है, जो समस्या है, उनका समाधान त्वरित करना। फिर इफ नो compromise is achieved between parties then the matter is again listed at the court for the hearing। और अगर लोक अदालत इसमें असक्षम रहे, असफल रहे दोनों पार्टियों को संतुष्ट कराने में, या जो है दोनों को एक प्रकार से विश्वास में लेने के लिए, तो यहाँ ऐसे में जो केस है वो कोर्ट में लिस्ट हो जाएगा मेन स्ट्रीम जुडिशरी में, जहाँ पर उस मुद्दे का या उस समस्या का जुरिडिक्शन लगता है वहाँ। फिर लास्टली द अवार्ड और सेटलमेंट reached in लोक अदालत will have a similar effect as that of the decree of a court order, and it shall be not be available for an appeal to any court। ठीक है, तो यहाँ अपील का भी कोई पावर नहीं है। साथ ही में लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो जो मेन स्ट्रीम अदालत के द्वारा निर्णय लिया जाता है उस समान ही रहेगा। इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ डिक्री और अ कोर्ट ऑर्डर ऑफ ए मेन स्ट्रीम जुडिशरी, और इस लोक अदालत के निर्णय के ऊपर अपील में भी नहीं जा सकते, यानी कि ये मुद्दा यहाँ से खत्म ही हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुलभ व्यवस्था है। द लोक अदालत इज गाइडेड बाय द प्रोसीजर स्टेटेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यस, तो यहाँ सिविल प्रोसीजर की इस प्रक्रिया को, जो सिविल कोड में जो प्रक्रिया प्रस्थापित की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना क्रियान्वयन यहाँ लोक अदालत के द्वारा किया जाता है, अपना कामकाज किया जाता है। 10वां बिंदु कहता है परमानेंट लोक अदालत। द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी हैव आल्सो बीन एम्पावर्ड बाय द एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट लोक अदालत्स एट एनी प्लेस
फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। यस, तो यहाँ उनके पास स्थायी रूप से, नहीं कि हंगामे, नहीं कि टेम्पररी, मगर स्थायी रूप से भी लोक अदालत की स्थापना करने का अधिकार है। ऐसे में वे वहाँ के उस प्रदेश की जुडिशरी, मेन स्ट्रीम जुडिशरी जो मुख्य धारा की है, उसका कार्यभार कम कर सकेंगे और जो न्यायिक जो पूरी प्रक्रिया है उसे तेज बना सकेंगे, डिलीवरी ऑफ जस्टिस है उसे तेज बना सकेंगे। तो यहाँ ये स्टेट और सेंटर के पास ये पावर भी है। तो ये सारे प्रावधानों की बात थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था क्योंकि ये कानूनी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक समानता की बात करता है। समाज में जो आर्थिक रूप से जो दुर्बल है, जो वर्ग है, उनको यहाँ, उन तक यहाँ न्याय पहुंचाने की बात करता है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है। अब वी नीड टू सी इट्स क्रिटिसिज्म एंड इंपॉर्टेंस। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्रिटिसिज्म। देयर आर सेवरल पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू गो थ्रू। सबसे प्रथम, मेजर प्रॉब्लम ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एड टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इट एस्टैब्लिशेस अ ब्यूरोक्रेटिक मोड्स फॉर सीकिंग जस्टिस व्हिच प्लेसेस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अबाउट जुडिशरी। यस, तो यहाँ जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को यह लीगल सर्विसेज देने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य जो है वो भटक गया है। अब यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो ओवरवेलमिंग हो रही है जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रथम आलोचना है। इट एस्टेब्लिशेस अ ब्यूरोक्रेटिक मोड ऑफ सीकिंग जस्टिस। यस, ब्यूरोक्रेट्स का जो है इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। कोई भी नागरिक को अगर उसे इस प्रक्रिया से न्याय चाहिए, मुफ्त में न्याय चाहिए, ठीक है, तो उनको ब्यूरोक्रेट्स को मनाना पड़ेगा। और मनाने का मतलब आप समझते हैं कि नथिंग बट करप्शन। ठीक है, तो ये एक अपने आप में क्रिटिसिज्म की बड़ी बात है। दूसरा बिंदु, अंडर द एक्ट लीगल एड बिकम्स अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर एंड अबाउट द जुडिशरी। यस, और यहाँ लीगल एड को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में सरकारी मशीनरी के द्वारा किया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। तो अब न्याय की प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव का कोई रोल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो न्याय जो है वो फेयर नहीं रहेगा। तो ये एक दूसरी इसकी आलोचना है। तीसरी बात यह है, दिस एक्ट टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस ऑफ आर्टिकल 39A blurs the line between executive and judiciary, thus violating the basic structure norms of separation of power। 39A को इंप्लीमेंट करने की दौड़ में यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर, जो सत्ता के विभाजन का सिद्धांत है जो कि हमारे संविधान ने प्रस्तावित किया है, उसको हम लोग यहाँ पीछे छोड़ रहे हैं। ये इसकी एक और आलोचना है। एंड लास्टली, Act misses the point of providing legal guidance and advice to needy citizens who often feel lost at the behest of the court system। और यहाँ जो ये कानून है वो अवेयरनेस तो बिल्कुल फैलाता है, अवेयरनेस का वो कार्य करता ही है, मगर जो निश्चित माहिती, जो निश्चित दिशा निर्देश चाहिए कोई भी सिटीजन को न्यायपालिका के जो है दर पर आने के लिए या न्यायपालिका आने तक, वो यहाँ इस कानून से नहीं मिल रहा है। अवेयरनेस मिल रही है, मगर जो दिशा निर्देश चाहिए, जो डायरेक्शंस चाहिए, वो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये एक और आलोचना का आखिरी बिंदु था। ऑन द अदर हैंड, वी नीड टू सी इट्स इंपॉर्टेंस टू। प्रथम बिंदु कहता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इज एन अटेम्प्ट बाय द लेजिस्लेचर टू मेक द जुडिशरी मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन, स्पेशली द डाउन ट्रोडन। यस, तो ये एक सरकार के द्वारा किया हुआ ऐसा प्रयास है जहाँ न्याय जो है वो सब तक पहुँचेगा, विशेष करके जो निम्न आय स्तर के हैं, जो एकदम पीड़ित प्रछाड़ित है, जो अशिक्षित है, उन तक भी न्याय पहुंचेगा, उनको भी मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण न्याय मिलेगा। दूसरा बिंदु है, वेरियस सेमिनार्स एंड इवेंट्स हैव रिजल्टेड इन द कॉमन मैन बीइंग मोर अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज। यस, तो यहाँ जैसे हमने देखा कि अवेयरनेस क्रिएशन का कार्य तो इस कानून के द्वारा बखूबी हो रहा है। तो यहाँ भारतीय समाज, भारत का जो सामान्य नागरिक है, जो पीड़ित प्रताड़ित समुदाय के नागरिक है, वो सभी अब अवेयर जरूर हो गए हैं, जागरूक जरूर हो गए हैं अपने अधिकार एवं अपनी फर्जों को लेकर। उनको मालूम है कि अब उन्हें मुफ्त में न्याय मिल सकता है, वो उनका अधिकार है, अब वो उनको मालूम है, मगर पहले वो नहीं था। एंड ऑल थिंग्स टू द एक्ट विच स्प्रेडेड द होल, आप कह सकते हो कि द होल फिनोमिना। फिर तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंस है इस कानून का, वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द मेन स्ट्रीम कोर्ट्स कंसिडरेबली, एंड लोक अदालत्स आर कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव रिड्यूस्ड दिस बर्डन इवन फर्दर। यस, तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, परमानेंट अदालत, लोक अदालत ने भी फायदा किया, और जो टेम्पररी लोक अदालत है उन्होंने भी फायदा किया। फायदा दोनों का समान है। दोनों के द्वारा जो मुख्य धारा है जुडिशरी की, उनके कार्यभार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, या कार्यभार उनका कम
हो रहा है। तो ये अपने आप में भारत की जुडिशरी के लिए अच्छी बात है और भारतीय पूरे न्याय तंत्र के लिए भी अच्छी बात है। तो यहीं से हम लोग इस कानून को पूर्ण समझेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही अन्य और 3-4 लेक्चर में हम ऐसे कुछ बिल्स है और जो है जो कुछ पार्लियामेंट में आने वाले हैं या कुछ अंडर द कंसिडरेशन है उनके बारे में देखेंगे और इस श्रृंखला को परिपूर्ण करेंगे। आज इतना ही। साथ ही यह पूरी श्रृंखला जो है वो आज़ादी के 75 वर्ष को समर्पित है। आज आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है। प्लस आप इन चीज़ों को हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग देख सकते हैं। वहाँ से आप आपकी नोट्स बना सकते हैं। इन चीज़ों को आप वहाँ से PDF रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आप आज ही रजिस्टर कीजिए। अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हमारे साथ हो गया हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर पूरी साइट जो है वो आपके लिए खुल जाएगी। तो आप आज ही हमारे साथ जुड़े। प्लस हमारी जो यह यूट्यूब चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जो महत्वाकांक्षी छात्र है, जो जनरल स्टडीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग कानूनों की या अलग अलग सामान्य अभ्यास के विषयों की, उनको आप हमारी चैनल रिकमेंड कीजिए। सो टिल देन हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC। जय हिंद।